तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, इस यूनिवर्स में आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसके पास मास हो, ठीक है ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को समझने से पहले आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ग्रेविटेशन को खोजा था न्यूटन ने, ठीक है ना। वो उस समय स्टडी कर रहे थे मून की, ठीक है ना, मून अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने उस मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, तो सबसे पहले उन्होंने सर्कुलर मोशन की स्टडी की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले किसको हम समझेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है ना। वहीं से ग्रेविटेशन देखिएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स वो निकल के आएगा। देखिए ग्रेविटेशन से पहले न्यूटन ने जब अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उससे पहले केपलर ने एक लॉ दिया था ना, 3 लॉ दिए थे केपलर ने। केपलर्स के लॉ जो बेस्ड थे वो क्या थे, किस पर बेस्ड थे कि प्लैनेट सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं। वो केपलर ने पाथ को बताया था, किसको बताया था कि प्लैनेट किस पाथ पर रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। अब बताइए जब मोशन होता है तो उसमें फोर्स की जरूरत होती है कि नहीं होती है। बिना फोर्स के कोई मोशन हो सकता है, बिना एक्सेलरेशन के कोई मोशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। केपलर ये नहीं बता पाए थे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ अगर मोशन करते हैं तो उसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है। केपलर ने सिर्फ ये बताया था कि प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस फोर्स को बताया था न्यूटन ने ना, और उसका क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन एक्सर्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर, ठीक है ना। उसी फोर्स के कारण सारे प्लैनेट सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन करते हैं। और न्यूटन ने क्या किया था कि वो जो क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और प्लैनेट भी सन पर एक्सर्ट करते हैं फोर्स ना। हर एक मास दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले समझिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, मोशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म लगाएं, यूनिफॉर्म का मतलब उसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। वेलोसिटी बदल सकती है, उसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी आपको पता होगी। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो क्या होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होता है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और उसको स्केलर बोलते हैं, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी हम समझा है। अगर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, देखिए ये 5 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी ये SI यूनिट है। हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। आप डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, डिस्टेंस तो कई यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है ना, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इन सब में स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर होता है ना। स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस मेजर करने का है, मीटर है। उसी तरह मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है। वैसे तो ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ग्राम जो होता है वो क्या, किलोग्राम जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए इसमें 5 है ना, 5 ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मीटर पर सेकेंड ये क्या है, उसकी
एसआई यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब देखिए ये मान लीजिए स्पीड है, क्या है ये जो है स्पीड है। अब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी को अगर बताएंगे, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मोशन कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। और अगर वेलोसिटी कहेंगे तो क्या, वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, किधर डायरेक्शन है, अलोंग ए टू बी, ठीक है ना। इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए टू बी। क्या ये समझ में आया, स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये स्पीड है उसकी, क्या है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और जब वेलोसिटी कहेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए बी, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन ये भी दिखाना पड़ेगा ना, इसी को वेक्टर बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, वो क्या होता है, वेक्टर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्पीड और वेलोसिटी मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी हम पढ़ाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर दीजिए और नोट डाउन इसको कर लीजिए। तो अब देखिए, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट किस पर मोशन कर रहा है, सर्किल पर कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। तो मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, देखिए यहां पे, ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्कुलर पाथ। देखिए ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया। सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है, ये रहा उसका सेंटर। हम सपोज करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, कौन है, ये ऑब्जेक्ट। और कैसे मोशन कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज वो मोशन कर रहा है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी, उसकी स्पीड होगी और उसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में, जस्ट इस सर्किल का टेंजेंट, क्या चीज, इस सर्किल का टेंजेंट। देखिए सर्किल का टेंजेंट क्या होता है, ये एक सर्किल है, ये एक पॉइंट है, सर्किल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, ऐसी एक लाइन जो इस सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, क्या करे, इस लाइन को जरा देखिए आप, ये सर्किल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे ना, तो इस लाइन को हम कहेंगे इसका टेंजेंट है। उसी तरह से ये वेलोसिटी है, क्या है ये, वेलोसिटी है। ये भी सर्किल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है हमेशा बदलता रहेगा। हम मान लेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, सपोज करिए उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड नहीं बदल रहा है। लेकिन ये बताइए वेलोसिटी कब बदलता है, वेलोसिटी तब बदलता है जब उसका मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन, इन दोनों में से अगर कोई भी एक, देखिए वेलोसिटी के पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होता है वेलोसिटी के पास। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो यहां बताइए डायरेक्शन उसका इधर है कि नहीं है। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आ जाए, कहां पर आ जाए, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये चल के फिर यहां पर भी आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
वो इस डायरेक्शन में होगी। सर्किल का क्या होगा? टेंजेंट। सर्किल का क्या होगा बताइए? ये उसकी वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई? अब बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है नहीं सेम है? ये इधर है, ये इधर है, मतलब सर्किल के हर एक पॉइंट पर, सर्किल के हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, ठीक है ना? उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा। तो जब डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी ना। अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तब भी बदलेगी। यहां मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, हमने यूनिफॉर्म मान लिया है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड 10 का 10 ही है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल रही है। स्पीड तो नहीं बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। बताइए जब भी वेलोसिटी बदलती है तो वहां एक्सेलरेशन तो होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो वहां क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए जब यहां एक्सेलरेशन है तो एक फोर्स भी होगा, जहां एक्सेलरेशन होता है वहां फोर्स होता है। फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होते हैं, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है मतलब फोर्स लगाया गया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है। वो किधर लग रहा है इस पर फोर्स? वो सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है। कहां लगता है? सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है। ये जो फोर्स होता है वो कहां लगता है? सर्किल के सेंटर की तरफ, ये याद रखिएगा। सपोज करिए आप यहां पर हैं इस पॉइंट पर, और ये एक स्टोन है। क्या है? आप एक धागे से एक स्टोन को बांध के ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं ना, वो केस भी आप इसको समझ सकते हैं ना। आप यहां पर हैं इस पॉइंट पर, ये वो स्ट्रिंग है, ये धागा है, और ये क्या है? ये स्टोन है। क्या है? ये स्टोन है। आप स्टोन को ऐसे करके रिवॉल्व करा रहे हैं, तो फोर्स उसको कौन दे रहा है? कौन घुमा रहा है? आप ही तो घुमा रहे हैं। अब फोर्स आप किधर लगाएंगे? उस धागे अपनी तरफ लगाएंगे, सेंटर की तरफ, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ में बनाए रखने के लिए, इस सर्कुलर पाथ में कौन फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन? ये फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स ना। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है। ये किधर लग रहा है? इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है? इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। अब देखिए न्यूटन ने, यही केस मून के केस में होता है, ठीक है ना? ये अर्थ है, ये सेंटर, और ये मून है। मून भी अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर क्या लगा रही है? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है। अर्थ भी मून पर यही फोर्स लगा रही है, इसीलिए मून चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना? अब ये आप सोचिए कि जब अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अर्थ उसको खींचती है, अर्थ की तरफ गिर जाता है वो, तो मून क्यों नहीं फॉल हो जा रहा है अर्थ की तरफ? देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है? मून की एक वेलोसिटी है, ठीक है ना? मून हमेशा क्या चाहता है? वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है ना? अर्थ जो फोर्स लगाता है वो इसके डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करने के लिए लगाता है, ठीक है ना? अर्थ उतना ही फोर्स लगाता है जितना इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है ना? सिर्फ डायरेक्शन अर्थ चेंज करता है, ठीक है ना? अगर ये फोर्स नहीं होगा, देखिए अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहां पर है, मान लीजिए एक स्टोन है या मून है ना, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो, ये जीरो हो जाए, तो ये इसका मोशन किधर होगा? ये जो वेलोसिटी है ना वो इस तरफ चला जाएगा वो ऑब्जेक्ट ना। आप एक धागे को एक रस्सी से बांधकर नचाइए और अचानक से आप उस धागे को छोड़ दीजिए ना, यहां से आप छोड़ दीजिए, मतलब फोर्स जीरो हो गया, तो वो स्टोन कहां जाएगा बताइए? वो स्टोन इधर तो नहीं आएगा क्योंकि आपने फोर्स जीरो कर दिया है, ठीक है ना? वो स्टोन किधर जाएगा? वो स्टोन इसके टेंजेंट की तरफ जाएगा, सर्किल के टेंजेंट की तरफ ही उसका मोशन होगा, ठीक है ना? तो मून पर भी अगर अर्थ फोर्स लगाना बंद कर दे तो मून किस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा? ये जहां पर भी होगा उस एट ए इंस्टेंट, इस सर्किल के जहां पर भी होगा उस सर्किल के टेंजेंट पर, जिधर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उधर ही मोशन करेगा, अगर अर्थ मून पर फोर्स लगाना बंद कर दे, ठीक है ना? और मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो चाहता है इसकी वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में होती है ना, अर्थ उस पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगाता है उसको उस ऑर्बिट में रखे रहने के लिए लगाता है, ठीक है ना? इसीलिए मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। न्यूटन ने यही बताया था, ठीक है ना? अर्थ मून पे एक फोर्स लगा रहा है, मून भी अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा है, इक्वल है अपोजिट, ठीक है ना? मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी मून पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? अर्थ मून के चारों तरफ क्यों नहीं घूम रही है? क्योंकि अर्थ का मास क्या है? बहुत ही बड़ा, हैवी है, और मून का मास क्या है? इन कंपैरिजन टू अर्थ बहुत छोटा है, ठीक है ना? तो लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी की चारों तरफ रिवॉल्व करती है। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है?
F इक्वल टू m में क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए दो केस में हम समझा रहे हैं, जरा देखिए पहले अर्थ जो मून पे लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, ठीक है, मास को इधर डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ F बाय m। अब देखिए अर्थ जो है मून पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। इधर भी लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये जो फोर्स होगा दोनों सेम होगा, अर्थ जितना मून पर फोर्स लगाएगी ये F, मून भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, जहां एक फोर्स होता है उसका रिएक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो मून जब अर्थ पे फोर्स, भले से इसके बीच में डिस्टेंस है तो क्या, उससे नहीं मतलब है, अर्थ जितना मून पे फोर्स लगा रही है मून भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अब देखिए मून ही अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमता है, यहां पे देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सपोज करिए ये a इज, इसको पढ़ेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और अगर ऐसे हो तो अगर इसी को 1/b कर दे तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर b को आप बढ़ाएंगे तो a भी बढ़ेगा, अगर b को आप घटाएंगे तो a भी घटेगा। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर आप b को बढ़ाएंगे तो a घटेगा। ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि b हो गया 1, ठीक है ना, तो 1/1 a लगभग क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब यही सपोज करिए मैंने b को कर दिया 2, तो देखिए यहां पर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, क्या आएगा 0.5। a कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब b को 1 भर रहे हैं तो a नियरली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पे आप लिख सकते हैं 1/, जब b को आप 1 भर रहे हैं तो 1/1 1 आएगा नहीं, a नियर अबाउट टू 1 आएगा, लेकिन b को आप जब 2 भर रहे हैं तो a नियर अबाउट 0.5 पर है। पहले केस में 1 है, दूसरे केस में 0.5 है, दूसरे केस में कम है कि नहीं है, मतलब b की वैल्यू जब 1 थी तो a 1 के इक्वल आ रहा है, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब नियरली इक्वल होता है, ठीक है ना। और जब b को आप 2 भर रहे हैं तो a कम आ रहा है, मतलब b बढ़ाने पर a क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही होता है, जब आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये कम होता है, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ता है। अब देखिए मास को बढ़ाइए आप तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। अब देखिए, अब पहले अर्थ के केस में समझिए, अर्थ मून पर एक फोर्स लगा रहा है, तो मून का आप मास ले लीजिए, ठीक है ना, उस केस में कुछ एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए मून का यहाँ मास है, यहाँ अर्थ का मास है, अब मून जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो यहाँ अर्थ का आप मास भरिए, ये ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू, ये मून का मास है, ये क्या है, ये मून का है, और ये क्या है, अर्थ का है, ठीक है ना। अब देखिए ये मून का मास है, मतलब अर्थ मून पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या कितना लगाएगा, अर्थ जब मून पर फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, F इक्वल टू m में, m क्या होना चाहिए, मून का मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मून का मास। अब ये इसी से हम एक बार ये केस लिखते हैं और ये केस लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो जब अर्थ मून पे फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, F/m, ये मून का मास है ना, तो मून का मास कम होगा कि नहीं होगा, तो जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, m अगर कम है तो a ज्यादा होगा, मतलब अर्थ मून पे जो फोर्स लगाएगा उस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मून जो है ज्यादा एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। अब देखिए ये वाला केस, मून जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m, m क्या है, अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है, तो जब ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं होगा, बहुत कम होगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है मून से, तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। इसीलिए जो अर्थ का मोशन होता है मून की तरफ नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम समझ सकते हैं। हाँ तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ रहे थे, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए
अब देखिए, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इस वेलोसिटी का ईच पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ना, और जब एक्सेलरेशन होगा तो एक फोर्स होगा ना, मतलब ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये सेंटर जो है इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। एक फोर्स और होता है, याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स इधर भी बोल लगता है, ठीक है ना, वो फोर्स भी इसके क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। और जो हमारा F क्या है, F जो है वो क्या है, F जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखिए, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल पे मोशन करता है तो याद रखिएगा, ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर उस पर दो फोर्स काम करता है, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से बाहर। ये दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं, देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल। तो जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो फोर्स होगा वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग जनरली न्यूटन के लॉ कहां वैलिड होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होगा, वो रेस्ट में होगा, और जब मोशन होगा तो वो इस रेफरेंस पॉइंट से हम उस मोशन को बताएंगे। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन के लॉ क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है इस ऑब्जेक्ट पर। देखिए, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है और ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, ठीक है ना। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, जो डायरेक्ट सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी के कारण ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लगता है ना। ये सिर्फ किसको बताने के लिए लगता है कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन सेंटर इस पाथ में इसको बनाए नहीं रखता है ना, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं ना। ये एक आभासी फोर्स होता है ना, ऐसा इमेजिन, जैसे आप एक स्टोन को लीजिए और उसको वर्ल करिए, घुमाइए, क्या लगेगा आपको कि स्टोन में, ये जो स्टोन है बाहर की तरफ लगेगा कि वो जाना चाहता है, उस तरफ उस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। वही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल तो होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल। आप पढ़े होंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे, इक्वल और अपोजिट हो, तो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल नहीं करता। सिर्फ ये क्यों आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आता है सर्कुलर मोशन में, हम बताएं कि जब भी कोई किसी स्टोन को लेकर आप ऐसे वर्ल करिए, घुमाइए, क्या होगा, ऐसा लगेगा कि स्टोन बाहर की तरफ जाना चाहता है, स्टोन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना। उसी फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाया गया है। अच्छा, इसकी वैल्यू देखिए क्यों नहीं अफेक्ट करती है। जब भी आप ये स्टोन को छोड़ेंगे, ठीक है, ये फोर्स जीरो करेंगे, तो इस स्टोन को तो उधर जाना चाहिए था, क्योंकि उधर भी उस पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन उधर क्यों नहीं जाता है, वो जाता किधर है, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि इस फोर्स का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। फिर से सुनिए एक बार, ये स्टोन को आप घुमा रहे हैं, अचानक से उसको छोड़ दीजिए, हाँ, तो ये फोर्स तो आपने, ये फोर्स आप लगा रहे थे सेंटर की तरफ उसको घुमाने के लिए, तो जब आपने छोड़ा तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये फोर्स बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस स्टोन को उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये स्टोन उधर नहीं जाता है। प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं ऐसा कि स्टोन को घुमाकर ये स्टोन किधर जाता है, जिधर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो उधर जाता है, इधर नहीं जाता है। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको सिर्फ क्यों लाया गया है, उस फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो बाहर की तरफ लगता है ना, और वो फोर्स को ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में जब आप रहेंगे तब उसको एब्जॉर्ब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो घूम रहा हो। तो देखिए, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिगर तब हम लिख रहे हैं। अब देखिए,
अब इसी चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं when an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path with constant speed, एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, देन its velocity changes, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बदलती है। then its velocity changes continuously at each and every point on the circular path, है ना। हर एक पॉइंट पर देखिए उसकी वेलोसिटी बदल, यहां पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखिए यहां पर आ जाए वो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस सर्किल का जो टेंजेंट होगा उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है ना। देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस then its velocity changes continuously at each and every point on the circular path, at each and every point on the circular path, हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब बताइए जब वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहां पे लिख देंगे due to change in its velocity, due to change in its velocity there is an acceleration involved, there is an acceleration involved in its motion, मतलब उसके मोशन में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए उसका हम फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, यही बना दे रहे हैं एक्सेलरेशन को, उसको फिगर एक बार बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये वो स्टोन हो गया, ये उसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना, ये उसका सेंटर हो गया, और सेंटर की तरफ वो क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है ना। इधर ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है ना। जिधर आप फोर्स लगाएंगे उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स उस पे इधर लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा ना, तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्सेलरेशन कहां से आया, क्योंकि उस सेंटर की तरफ क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। दिस लिखेंगे, दिस एक्सेलरेशन arises because of
द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स along द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। लिख देंगे यहां पर ड्यू टू दिस acceleration, due to this acceleration the object experiences a force towards the center of the circular पाथ। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगा ये ना, आप लोग लिख कर इसको प्रैक्टिस करिए। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखा है ना, इस एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मून पर भी यही फोर्स लगता है जो अर्थ लगाती है ना, सन भी अर्थ पर जो फोर्स लगाता है यही फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को न्यूटन ने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक ग्रेविटेशन और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, जैसे मेरे पास ये डस्टर है और ये मार्कर है, दोनों के पास मास है, तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, इस अट्रैक्शन को बोलेंगे ग्रेविटेशन। और जब अट्रैक्शन हो रहा है तो एक फोर्स भी होगा, दोनों, ये इस पर फोर्स लगाएगा, मार्कर इस पे लगाएगा, हाँ, इस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। Due to this acceleration, the object experiences a force towards the center of the circular path. This force is called as centripetal force or center सीकिंग फोर्स। ये सेंटर सीकिंग क्या होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को सेंटर सीकिंग फोर्स बोलेंगे ना, या सेंट्रीपिटल फोर्स कहिए या सेंटर सीकिंग फोर्स कहिए, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब जाके एक्सप्लेन हुआ ग्रेविटेशन। मैंने जो शुरू में भी आपसे कहा था कि ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझ गए ना आप, क्या होता है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये मून भी अर्थ के, समझिए ये सेंटर पर अर्थ है और ये मून है, मून भी अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मून पर हर एक पॉइंट पर, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ये हमेशा सेम होगा, क्या होगा, मून पर हर एक पॉइंट पर सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो अर्थ लगा रही है। कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है मून पर, ठीक है ना। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जो मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इसको ग्रेविटेशन बोलेंगे। समझ में आया, न्यूटन ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। ये आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब वो एक बगीचे में बैठे थे, आपने सुना भी होगा ना, उनके सामने एक एप्पल गिरा, ठीक है ना। तो उन्होंने यही सोचा कि अर्थ जो है, एप्पल जो है अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा, वो ऊपर भी जा सकती थी। इसका मतलब अर्थ और एप्पल के बीच में एक अट्रैक्शन है, ठीक है ना। इसी अट्रैक्शन को उन्होंने क्या किया, और अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। हम बताएं कि दोनों क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मोशन कब होता है, जिसका मास हैवी होता है। अभी मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको समझाया था, एक्सेलरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिसका मास कम होगा वो दूसरे पर फोर्स कम लगाता है, ठीक है ना। जिसका मास क्या होगा, कम होगा, और जिसका मास हैवी होगा वो दूसरे पर क्या करता है, ज्यादा फोर्स लगाता है। तो देखिए आपने ये नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन के कारण इस पर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है ना। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स ना।
इसी फिनोमिनन को न्यूटन ने जनरलाइज कर दिया, मून और अर्थ के केस में नहीं, मून और सारे प्लेनेट के केस में और पूरे यूनिवर्स के केस में। उन्होंने ये कहा कि आप यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो अर्थ पे ले लीजिए, चाहे मून पर ले लीजिए, चाहे स्पेस में ले लीजिए, दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ये जो अट्रैक्शन है डिपेंड नहीं करता है कि आप दोनों को पानी में लिए हैं या एयर में लिए हैं या स्पेस में लिए, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या ग्रेविटेशन जो होता है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है ना, ये हर जगह सेम होता है। आप दोनों ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में कहीं ले लीजिए, ये मार्कर है और ये डस्टर है, आप इसको वाटर में ले लीजिए, पानी में, तब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो F की वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स ना, इस F की वैल्यू आप इनको पानी में, मतलब ये डस्टर जो है इस मार्कर पर एक फोर्स लगा रहा होगा F, ये मार्कर भी इस पे एक फोर्स लगा रहा है, दोनों पता है ना, दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं करते हैं एक दूसरे को, आप ये भी याद रखिएगा ना, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, कभी भी याद रखिएगा। तो देखिए हम बताएं, इस फोर्स को आप पानी में निकालिए या एयर में निकालिए या स्पेस में ले जाकर इन दोनों को निकालिए, ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मान लीजिए F आ रहा है 50 न्यूटन, तो वो हमेशा 50 न्यूटन ही आएगा। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मास पर डिपेंड करता है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। और इन दोनों के मास को बढ़ा देंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, सन और अर्थ के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, जितना हैवियर मास होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना, और जितना डिस्टेंस बढ़ाने पर ये बस घटता है, ठीक है ना। मतलब सपोज करिए सन जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है ना, सन नेपच्यून पे भी लगा रहा है, लेकिन नेपच्यून और सन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा ना वहां पे। और ये भी याद रखिएगा, नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखिए न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और सबसे लोअर में कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको जान के हैरानी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक होता है। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाए, जैसे सन, अर्थ, मून, वहां पर ये ऑब्जर्व देखने मिलता है। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, नहीं करता है। इस मार्कर और पेन के केस में आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम इसको वैल्यू निकाल के हम दिखाएंगे आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इरेज करते रहे, वीडियो पास करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही अर्थ मून पर लगा रही है, ठीक है ना। इसी फोर्स के कारण मून अट्रैक्ट हो रहा है और रिवॉल्व कर रहा है। तो लिखेंगे न्यूटन कंक्लूड दैट every object in this universe, न्यूटन ने इसको सिर्फ अर्थ और सन के केस तक ही नहीं रखा, पूरे यूनिवर्स के लिए इसको मान लिया, ठीक है ना। चाहे मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। मून और जुपिटर के बीच में भी काम कर रहा होगा, सन और जुपिटर के बीच में भी काम कर रहा है, इस मार्कर और पेन के बीच में भी काम कर रहा है, ठीक है। मेरे और इस ब्लैक बोर्ड के बीच में भी काम कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का भी मास है, मेरा भी मास है, ठीक है ना। इस न्यूटन ने इसको पूरे यूनिवर्स के लिए मान लिया। न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object, every other object. This attraction, अच्छा याद रखिएगा, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन होता है ना, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दूर नहीं भेजेंगे।
आप पढ़े होंगे चार्जेस के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि अगर निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक निगेटिव है और एक निगेटिव है, ये भी इसको दूर भेजेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा। और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, दूर भेजेंगे ना। सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव भी रिपेल करता है, लेकिन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के केस में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशन के केस में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव। ये हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं, दूर नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस अट्रैक्शन इज known as, this attraction is known as ग्रेविटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। तो आई होप आप लोगों को अब ग्रेविटेशन समझ में आ रहा होगा, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मैंने समझाया, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगेगा ना, या सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इस तरह से एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशन को। मतलब ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन। हम ग्रेविटेशन को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन, फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब है कोई घटना हो गई। ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन, ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज in the universe, any two bodies in the universe। और ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है ना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अच्छा, वो जो दोनों बॉडीज होनी चाहिए, दोनों के पास मास होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास मास ही नहीं है ना। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है क्या जिसके पास मास नहीं, जिसको आप देख सकते हैं ना। सबके पास मास है, तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ना। तो ग्रेविटेशन इज द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, न्यूटन ने क्या कहा, ये ग्रेविटेशन है। क्या है, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आज की कहानी यहीं तक। अब इसका अगला पार्ट में, इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ग्रेविटेशन को और डिफाइन करेंगे। और ये जो ग्रेविटेशन है वो क्या है, एक्चुअली एक अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन में एक फोर्स इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है ना। उसी को न्यूटन ने क्या कहा था, उसी सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था ना। और अपना एक लॉ दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना। यूनिवर्स में आप कहीं रहे, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह अप्लाई होता है ना। तो अगली क्लास में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।